आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक ऐसे विषय पर हैं जो शायद पहली नज़र में बहुत तकनीकी लगे, लेकिन असल में ये हर संगठन की सफलता के मूल में है। गुणवत्ता। हम ISO 9001 2015 नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय मानक पर बने एक ट्रेनिंग कोर्स की रूपरेखा की पड़ताल कर रहे हैं। और ये नाम ISO 9001 सुनने में हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे। हाँ, थोड़ा सा। पर असल में ये किसी भी बिजनेस के लिए एक गाइडबुक जैसा है। तो ये सब है क्या? मूल रूप से ये एक गाइडबुक है जो किसी भी संगठन को ये सुनिश्चित करने में मदद करती है कि वे जो उत्पाद या सेवाएं देते हैं वो लगातार अच्छी गुणवत्ता वाली हों। बिल्कुल। और सिर्फ अच्छी ही नहीं, बल्कि ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करे और समय के साथ बेहतर भी होती रहे। ये सिर्फ नियमों की एक सूची नहीं है, बल्कि सोचने का एक तरीका है, एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है। और इसे अपनाने के फायदे? देखिए, स्रोतों के अनुसार फायदे कई हैं। काम करने का तरीका बेहतर होता है, ग्राहक ज्यादा संतुष्ट रहते हैं और यहाँ तक कि नए बाजार के अवसर भी खुलते हैं। अच्छा, क्योंकि कई कंपनियां सिर्फ सर्टिफाइड भागीदारों के साथ ही काम करना पसंद करती हैं। ठीक, यही। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये ISO 9001 मानक असल में है क्या। तो अगर कोई संगठन अपनी गुणवत्ता सुधारना चाहता है तो उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए? इन स्रोतों में 7 मुख्य सिद्धांतों का जिक्र है जो इस पूरे मानक की नींव है। हाँ, और ये सिद्धांत बहुत ही सहज हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है ग्राहक पर ध्यान केंद्रित करना। कस्टमर फोकस। जी। और इसका मतलब सिर्फ ग्राहक की जरूरतों को पूरा करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है उनकी उम्मीदों से आगे निकलना। ये समझना कि ग्राहक असल में क्या चाहता है, भले ही वो खुद उसे शब्दों में ना बता पा रहा हो। अच्छा। और इसी से जुड़ा 7वां सिद्धांत है संबंध प्रबंधन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये सिर्फ ग्राहकों के लिए है? नहीं, यही तो खास बात है। इसमें आपके सप्लायर, आपके पार्टनर और दूसरे सभी हितधारक भी शामिल हैं। सोचिए, अगर आपका सप्लायर आपको अच्छी क्वालिटी का कच्चा माल ही न दे, तो आप अच्छा प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? सही बात है। एक मजबूत रिश्ता बेहतर गुणवत्ता की गारंटी देता है। बिल्कुल। तो ये तो बाहरी पहलू हुए। अब आते हैं संगठन के अंदर। यहाँ नेतृत्व की भूमिका आती है ना? हाँ, लीडरशिप। स्रोत बताते हैं कि टॉप मैनेजमेंट को सिर्फ नीतियां बनाने तक सीमित नहीं रहना है। मतलब सिर्फ मीटिंग्स और पेपर्स तक नहीं? नहीं, उन्हें गुणवत्ता प्रणाली में सक्रिय रूप से शामिल होना है। जब टीम देखती है कि उनका लीडर खुद क्वालिटी को लेकर गंभीर है, तो उसका असर ही कुछ और होता है। पर नेतृत्व अकेले तो काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। और इसीलिए तीसरा सिद्धांत है लोगों की भागीदारी, एंगेजमेंट ऑफ पीपल। जब कर्मचारी सक्षम, जागरूक और सशक्त महसूस करते हैं, तो वो खुद आगे आते हैं। वो प्रक्रियाओं में सुधार के लिए आइडिया देते हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ नौकरी नहीं करते, वो कंपनी को अपना समझते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है, प्रक्रिया दृष्टिकोण, प्रोसेस अप्रोच। हाँ। ये विचार कि संगठन के भीतर अलग-अलग काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन्हें एक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। आपने एकदम सही पकड़ा। जैसे खरीद प्रक्रिया उत्पादन को प्रभावित करती है और उत्पादन डिलीवरी को, सब एक चेन की तरह है। जी। और इन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए 5वां सिद्धांत है सुधार, इम्प्रूवमेंट। और स्रोत यहाँ PDCA चक्र का उल्लेख करते हैं। हाँ, प्लान, डू, चेक, एक्ट। मतलब योजना बनाओ, उसे लागू करो, परिणामों की जांच करो और फिर उस पर कार्रवाई करो। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है, निरंतर सुधार का। और ये सारे फैसले ये हवा में तो नहीं लिए जाते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर छठा सिद्धांत आता है, सबूत आधारित निर्णय लेना। मतलब गट फीलिंग पर नहीं? नहीं, इसका मतलब है कि फैसले अनुमानों पर नहीं, बल्कि डेटा और विश्लेषण पर आधारित होने चाहिए। ये सिद्धांत तो बहुत मजबूत लगते हैं, लेकिन स्रोत बताते हैं कि 2015 में इस मानक में कुछ बड़े बदलाव हुए। खासकर एक चीज पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, और वो है जोखिम आधारित सोच, रिस्क बेस्ड थिंकिंग। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। कैसे? पहले क्या होता था? पुराने संस्करणों में समस्याओं को होने के बाद ठीक करने पर ध्यान दिया जाता था। एक तरह से रिएक्टिव अप्रोच थी। अच्छा। लेकिन 2015 का संस्करण कहता है कि संगठनों को सक्रिय रूप से उन जोखिमों की पहचान करनी चाहिए जो उनकी गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं, और उन्हें होने से पहले ही रोकने के लिए योजना बनानी चाहिए। ठीक यही। तो ये एक तरह से रक्षात्मक होने के बजाय आक्रामक रणनीति है। आप समस्याओं का इंतजार नहीं कर रहे हैं, आप पहले से ही उनके लिए तैयार हैं। बिल्कुल। ये मानक के क्लॉज 6 यानी योजना का एक मुख्य हिस्सा है। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव था। वो क्या था? हाई लेवल स्ट्रक्चर को अपनाना,
HLS। HLS ये क्या है? ये सभी ISO प्रबंधन प्रणाली मानकों के लिए एक समान संरचना है, एक कॉमन फ्रेमवर्क। अच्छा, मतलब एक ही ढांचा हो जो सब पे लागू हो। हाँ, इसमें 10 क्लॉज है, जैसे संगठन का संदर्भ, नेतृत्व, योजना, संचालन और सुधार। और इसका फायदा? सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कोई कंपनी ISO 9001 मतलब गुणवत्ता के साथ साथ ISO 14001 यानी पर्यावरण जैसे दूसरे मानकों को भी लागू करना चाहती है, तो प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। जी, क्योंकि सभी की संरचना एक जैसी है, सिस्टम को इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो एक संगठन ने इन सिद्धांतों को समझ लिया और जोखिम आधारित सोच को भी अपना लिया। अब आगे क्या? वे ये साबित कैसे करते हैं कि वे मानक का पालन कर रहे हैं? हाँ, यहीं पर सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया आती है। तो इसके क्या चरण है? स्रोत इस प्रक्रिया को 3 मुख्य चरणों में समझाते हैं। पहला है गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस मतलब ये देखना कि मौजूदा सिस्टम और ISO 9001 की आवश्यकताओं के बीच कहाँ-कहाँ अंतर है। एक तरह से अपनी कमियों को पहचानना। और फिर उन कमियों को दूर करना। हाँ, जो कि दूसरा चरण है, कार्यान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ उन कमियों को दूर करने के लिए बदलाव किए जाते हैं, प्रक्रियाओं को दस्तावेजीकृत किया जाता है और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। और फिर आता है बड़ा दिन, ऑडिट। हाँ, लेकिन बाहरी ऑडिट से पहले एक और जरूरी कदम है। वो क्या है? आंतरिक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। ये एक तरह की तैयारी है, एक रिहर्सल, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सही जगह पर है, ताकि बाहरी ऑडिटर के आने से पहले ही अपनी गलतियां सुधार ली जाएं। बिल्कुल। फिर एक बाहरी सर्टिफिकेशन बॉडी ऑडिट करती है और अगर सब कुछ मानक के अनुरूप है तो सर्टिफिकेशन मिल जाता है। और यहीं पर वो ट्रेनिंग कोर्स आता है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है। ये कोर्स लोगों को इन सभी चीजों के लिए तैयार करता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ लेक्चर देने के बारे में नहीं है। मतलब ये बोरिंग क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं है। बिल्कुल नहीं। ट्रेनिंग के तरीकों में बहुत विविधता है। इसमें समूह चर्चाएं होती हैं जहां लोग अपने उद्योग के संदर्भ में सिद्धांतों पर बात करते हैं, एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं। जी, केस स्टडीज के माध्यम से वास्तविक दुनिया के उदाहरण दिखाए जाते हैं। और मुझे ये हिस्सा बहुत पसंद आया, रोल प्लेइंग। हाँ, ये बहुत प्रभावी तरीका है। वे आंतरिक ऑडिट या प्रबंधन समीक्षा बैठकों का अनुकरण करते हैं ताकि प्रतिभागियों को व्यवहारिक अनुभव मिल सके। बिल्कुल। जब आप खुद कुछ करते हैं तो वो आपको हमेशा याद रहता है। इससे उन्हें सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी मिलता है। और उन्हें सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि कुछ उपकरण भी दिए जाते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि प्रतिभागियों को रिस्क असेसमेंट टेम्पलेट्स, इंटरनल ऑडिट चेकलिस्ट और नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट फॉर्म जैसे रेडी टू यूज टेम्पलेट भी मिलते हैं, ताकि वे वापस जाकर तुरंत काम शुरू कर सकें। जी, थ्योरी को प्रैक्टिस में लाने का ये सबसे तेज तरीका है। तो आज इस ट्रेनिंग कोर्स की रूपरेखा की पड़ताल करने के बाद ये साफ है कि ISO 9001 सिर्फ नियमों का एक सेट नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये सोचने का एक तरीका है, एक संस्कृति बनाने का ढांचा है जो ग्राहक पर ध्यान केंद्रित करता है, निरंतर सुधार को बढ़ावा देता है और सक्रिय रूप से जोखिमों का प्रबंधन करता है। और ये किसी भी आकार या उद्योग के संगठन पर लागू हो सकता है। बिल्कुल। इसका लक्ष्य प्रक्रियाओं में स्थिरता लाना है ताकि परिणाम अनुमानित और उच्च गुणवत्ता वाले हों। ये सिर्फ प्रमाण पत्र हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर तरीके से काम करने के बारे में है, ज्यादा कुशलता से काम करने के बारे में है। इस सब के बाद एक विचार सोचने के लिए ये है, स्रोत बार बार संगठन का संदर्भ और हितधारकों की जरूरतों पर जोर देते हैं। हाँ, देते हैं। तो क्या गुणवत्ता का ये ढांचा सिर्फ व्यावसायिक लक्ष्यों के लिए है, या ये हमें सिखाता है कि किसी भी परियोजना या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कदम अपने आसपास के माहौल और उससे जुड़े लोगों को गहराई से समझना है?